यूनिट हमारा 5, चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ मैटर। इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ा इसमें लास्ट पढ़ लिया गैसेस लॉ, जिसको बोलते थे हमने पढ़ा गैस लॉ। कितने लॉ पढ़ लिए हमने इसके अंदर? तीन। एक था आपके पास बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट है, रिलेशन किसके बीच में निकालेंगे हम? प्रेशर और वॉल्यूम की, जो क्या होता है एक दूसरे के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका एक क्या रिलेशन निकलेगा? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी वॉल्यूम निकाल सकते थे, वॉल्यूम प्रेशर जो भी था। दूसरा था जी हमारे पास चार्ल्स लॉ। इसमें कौन कांस्टेंट था? प्रेशर, और रिलेशन किसके बीच में था? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा पूरे वॉल्यूम का 1/273 पार्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास? इसमें वैल्यू थी V1 T1 इक्वल टू V2 T2। तीसरा था आपके पास गेल-लुसैक लॉ। इसमें कौन था जी? कांस्टेंट वॉल्यूम, और जो प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतना ही आपके 1 डिग्री टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने पर पूरे का प्रेशर का 1/273 पार्ट इंक्रीज या क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ये बताया था कि इसमें इसके लिए क्या प्रेशर था? P1 T1 इक्वल टू P2 T2। तो ये तीन रिलेशन थे रजे हमारे पास। इन तीनों में अलग अलग वैल्यू को हमने डिस्कस किया, क्या होता है क्या नहीं होता। एक फोर्थ होता है हमारे पास एवोगैड्रो लॉ, वो तो सबको ही पता है वैसे तो, एवोगैड्रो लॉ। ये एवोगैड्रो कौन है? साइंटिस्ट का नाम है। एवोगैड्रो लॉ ने क्या बोला रजे? कहते जी आपके पास कोई भी गैस उठाओ, किसी भी गैसेस के, आपसे अगर बोले कि 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल नाइट्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल फ्लोरीन है, ऐसे सभी गैसेस के 1-1 मोल आपने ले लिया तो उसके नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? तो बहुत सारे लोग ये सोचते थे भी हर गैसेस के एटम अलग अलग होंगे, लेकिन एवोगैड्रो ने बोला कहता था कि आपके पास कोई भी एटम है या कोई भी गैस है, उस सभी गैसेस के नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? सेम होंगे। चाहे वो हाइड्रोजन गैस है, चाहे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ भी हो, उन सभी गैसेस के नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, चाहे वो गैसेस कोई मर्जी हो। इसीलिए और ऐसा क्यों किया? तो इसलिए किया ताकि इसका जो स्टडी करना है वो क्या हो जाए? आसान हो जाए। ताकि स्टडी करना क्या हो जाए रजे? आसान हो जाए। इसलिए इसको क्या किया गया? एवोगैड्रो ने ये कंसेप्ट दे दिया कि आपके डिफरेंट गैसेस होंगे, उन सभी के जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। और उन्होंने एक वैल्यू भी दी, और वो वैल्यू क्या है आप सब जानते हो। कौन सी है वो वैल्यू? कहते हैं आपके पास एवोगैड्रो नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं पहली बार, और वैल्यू कितनी होती है? 6.022 10 की पावर 23 ये वैल्यू होती है। हर एक मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम इतने ही होते हैं, चाहे फिर वो गैस कोई भी हो, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो ये थे आपके पास कुछ लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसैक लॉ और एवोगैड्रो नंबर। ठीक, अब इसमें एक आएगा जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कंबाइंड गैस इक्वेशन। तो बोलेंगे हम कंबाइंड गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। कंबाइंड गैस और आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये क्या होता है? कंबाइंड गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? कहता है आपके पास ये तीन लॉ अलग अलग थे, लेकिन अगर हम इन तीनों लॉ को एक साथ किसी एक गैस पे अप्लाई करें, हम कहते हैं जैसे सपोज करो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस पे तीनों लॉ को एक ही साथ अप्लाई करके देखना था कि क्या ये तीनों लॉ एक साथ एक ही गैस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, वो चेक करके देखेंगे, तो एक इक्वेशन बनाएंगे, उसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अब इन्होंने तीनों लॉ एक साथ अप्लाई करता है, तो उसके लिए इक्वेशन एक डेरिवेशन है रजे, पेपर में सीधा ही आता है कि ड्राइव द कंबाइंड गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इसमें एक
कहते जी आपके पास ये है कंसेप्ट, ये तो हो गया डायरेक्ट वे, और एक सपोज करो आपने दो रिएक्शन है, एक मैंने P1 T1 B1 इनिशियल है ये सारे, और ये क्या हुए फाइनल P2 B2 एक साइड। लेकिन कहते जी मैं डायरेक्ट ना जाके इनडायरेक्ट जाना चाहता हूँ, पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा। दो रिएक्शन होता है ना, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन ऐसे जा सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास, पहले तो स्टेप 1 पहले हम यहाँ जाएंगे और फिर स्टेप 2 में हम यहाँ जाएंगे, ठीक है, ये होता है। कहते हैं ठीक है, इसमें हमें ये चेक करना चाहिए ये जो इक्वेशन में कौन कौन से लॉ फॉलो होते हैं। जैसे सबसे पहले है आपके पास स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको ये पता करना है कि कौन सा लॉ फॉलो करता है। यहाँ से यहाँ देखो चेंज कौन सा हो रहा है और सेम कौन सा है, आपको पता चल जाएगा। T1 से T2 चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। T1 से T1 भी सेम ही है, ठीक है, और V1 से स्मॉल v का यहाँ देखो वैसे तो लिखना चाहिए था V2, पर ये सपोज करो V2 हमारे पास क्या है स्मॉल v के बराबर है। जो V2 है वो हमारे पास क्या है स्मॉल v के बराबर, ये आपको मान सकते हो, ठीक है। अगर स्मॉल v के बराबर है तो देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। अब ध्यान देखो, P1 से P2 चेंज हो रहा है, V1 से V2 भी चेंज हो रहा है, T1 यहाँ पर और T1 यहाँ पर, यानी टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, बॉयस लॉ फॉलो करता है जी। तो इसमें हम बोलेंगे कि आपके पास स्टेप 1 के अंदर V1 से V2 जा रहा है, ठीक है, स्मॉल v बोलेंगे। तो यहाँ पर कौन सा लॉ फॉलो करेगा अकॉर्डिंग टू द बॉयस लॉ। स्टेप 1 में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द बॉयस लॉ। बॉयस लॉ क्या बोलता था जी, याद करो। बॉयस लॉ बोलता था ना P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। बॉयस लॉ क्या होता था P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इसके बराबर होता है। लेकिन अब ध्यान दो, मैं इसको P1 V1 तो सेम ही है, P1 है और V1 है, P2 है P2 है, लेकिन V2 जी यहाँ क्या लिखा हमने स्मॉल v, मैं यहाँ इंटू में स्मॉल v कर दूँ, P1 V1 इक्वल टू P2 स्मॉल v। क्या ये बात ठीक है? ठीक है जी। तो मैं अगर मैं स्मॉल v की वैल्यू निकालना चाहूँ तो निकल सकती है। स्मॉल v इसके बराबर होगा P1 V1 इक्वल टू P2। क्या ये बात ठीक है? तो हमारे पास वैल्यू आएगी स्मॉल v की, क्या आती है P1 V1 इक्वल टू P2 के बराबर होता है जी, ठीक है जी। अब कहता है स्टेप 2। स्टेप 2 में आ जाइए। स्टेप 2 क्या है, ध्यान देखो जी, स्टेप 2 क्या कर रहा है, P2 है सेम है प्रेशर, ये अब ये इनिशियल है और ये फाइनल। अब ये V1 बन गया, तो ये अब ये स्टेप यहाँ, ये इनिशियल ये फाइनल, तो ये V1 है, वो क्या है चेंज हो रहा है वॉल्यूम, टेम्परेचर T1 टेम्परेचर T2, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, कांस्टेंट कौन है प्रेशर। तो ये कौन सा लॉ फॉलो करेगा चार्ल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। कहते जी इसकी वैल्यू क्या होती है V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, सिंपल। कहते जी V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। और अब ध्यान दो, यहाँ V1 किसके बराबर है स्मॉल v के, तो मैं लिखूँ स्मॉल v बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। क्लियर हुई बात? कहते जी ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है जी, अगर मैं अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जो V2 है किसके बराबर होता है स्मॉल, हाँ जी किसके बराबर होगा। अब मैं खाली ये V2 की बात करूँ, ये V2 किसके बराबर, V2 का फॉर्मूला निकालना तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ जी। मुझे V इंटू T2 बाई T1 आएगा, V इंटू T2 बाई T1। क्या ये बात ठीक है? ठीक है जी। अगर अब ध्यान दो, ये मेरे पास स्मॉल v किसके बराबर था P1 इंटू V1 बाई P2, तो अगर ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ तो क्या बनेगा, तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी V2 की कितनी, कह लो जी P1 V1 इंटू में T2 बाय कितना आएगा जी, नीचे आ जाएगा P2 इंटू T1।
क्या ये होगा जी? बोलो जी। अब कहते हैं जिसमें 1 1 वैल्यू वो एक तरफ ले जाओ, 2 2 वाली वैल्यू एक तरफ ले जाओ, तो क्या बन जाएगा? इसमें एक वैल्यू बनती है P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। कहते जी ये वैल्यू बन जाएगी। कहते जी आपका ये P1 V1 T1 इधर रहेगा, ये P2 ऊपर चला जाएगा और T2 नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। तो आपके पास P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। इसको कॉमन लिखो तो क्या लिखो? PV बाई T। इसको मैं कॉमन लिखो तो क्या लिखूंगा जी? PV बाई T लिख सकते हैं क्या? PV अपॉन T। क्या बात ये ठीक है जी? ठीक है। और ये PV बाई T किसके इक्वल होता है? क्या कांस्टेंट के बराबर होता है? किसके बराबर होता है? कांस्टेंट K के बराबर। इसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है जी। कांस्टेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? कहते जी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। कहते जी आपके पास K जो होता है डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स, या अमाउंट ऑफ गैस बोल दो। अमाउंट ऑफ गैस भी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स के बराबर ही होता है। तो यहाँ K किसके बराबर होता है? कहते इसमें लिखोगे आप K इक्वल टू NR के बराबर होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, K किसके बराबर होता है? NR के। पहले तो ऐसे बोलेगा जो K है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N होता है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। अगर कांस्टेंट निकालूंगा तो क्या आएगा? NR आ जाएगा। तो अब थोड़ा ध्यान दो रजे, K किसके बराबर है? NR के। तो PV किसके बराबर हो जाएगा? PV बाई T किसके बराबर होगा? NR के। अगर ये P इधर लेके जाऊं तो क्या बनेगा जी? PV इक्वल टू NRT। क्या आएगा? PV इक्वल टू NRT के बराबर होता है। और ये होता है आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन। इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये है आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये बना क्या? कहता है आपके पास जब तीनों लॉ को इसके साथ फॉलो करवाओगे ना, तो इस डेरिवेशन के थ्रू हमारे पास एक पूरा फॉर्मूला निकल के आएगा, और वो होता है PV इक्वल टू NRT। PV इक्वल टू NRT। इसको समझो बात में। कहते जी कोई भी दुनिया की गैस है, उन्होंने बोला अगर इन तीनों लॉ को मिला दें तो एक फॉर्मूला बनेगा PV इक्वल टू NRT। ठीक है। अब इस फॉर्मूले को इन्होंने एक एग्जाम्पशन ले लिया कि अगर कोई गैस, कोई भी दुनिया की गैस इस रूल को फॉलो करती है, इस फॉर्मूले के ऊपर बिल्कुल सही बैठती है, इसको फॉलो करती है, ओबे करती है, तो उस गैस को अपन क्या बोलेंगे? आइडियल गैस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइडियल। आइडियल का मतलब ये दुनिया की सबसे बढ़िया वाली गैस है, जो एकदम परफेक्ट गैस बोलते हैं, तो उसको बोला आइडियल गैस। कोई ऐसी चीज जो ऐसी गैस जो दुनिया में सबसे संपूर्ण है, क्या बोलेंगे? उसको आइडियल गैस बोलते हैं। तो ये अजम्पशन है। हमने सोचा, जैसे हम लोग साइंटिस्ट, हमने बोला भाई ये तीन लॉ अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं, फिर हमने दिमाग लगाया क्यों नहीं तीनों की बातों को मिला दें। तीनों की बातों को मिलाएंगे तो एक नई चीज निकल के आएगी ना। ये वो नई चीज थी PV इक्वल टू NRT। कहता ये क्या है? कहता ये उन तीनों लॉ का मिश्रण था, एक कॉम्बिनेशन लॉ है, तीनों को मिला दिया तो एक नई चीज निकल के आई PV इक्वल टू NRT। इसका मतलब ये होगा कि वो कोई भी दुनिया की किसी भी गैस को अगर इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देखेंगे, अगर वो इसके सारे रूल को ओबे करती है, तब तो वो गैस क्या कहलाएगी? आइडियल गैस होगी। अगर वो इस रूल को फॉलो नहीं करती तो वो गैस क्या होगी? नॉन आइडियल होगी। तो वो क्या होगी? नॉन आइडियल गैस होगी। कहते जी ठीक है। तो उन्होंने आइडियल गैस को ढूंढना क्या किया? स्टार्ट किया। अब ढूंढेंगे कैसे? हर गैस को लिया, उस गैस की जितनी भी प्रेशर वगैरह लेके इस फॉर्मूले में पुट किया, फिर चेक किया कि ये बात ठीक है, हर गैस को किया, हर गैस को किया, और लास्ट में क्या निकला कि दुनिया में कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो इस रूल को ओबे करती है। दुनिया में कोई भी गैस ऐसी नहीं है बच्चे जो इसको ओबे करती है। तो इस बात से पहुंचेंगे कि दुनिया में कोई भी आइडियल गैस नहीं होती। आइडियल गैस हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करती नहीं है ही नहीं कोई आइडियल गैस। तो आइडियल गैस क्या है? एक इमेजिनरी गैस है जो साइंटिस्ट ने सोचा था ऐसा करे तो ऐसा हो जाएगा, तो उस गैस को अपन क्या बोलेंगे? आइडियल गैस बोलेंगे। लेकिन जब देखा गया, प्रैक्टिकली प्रूफ किया गया, हर गैसेस के ऊपर अप्लाई किया गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 वगैरह वगैरह सब, तो कहता जी इस रूल को ओबे वो नहीं कर रही थी। तो जो गैस
इस रूल को ओबे नहीं करती, पीवी इक्वल टू एनआरटी को ओबे नहीं कर रही, वो गैस क्या कहलाएगी? नॉन आइडियल गैस। उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन आइडियल गैस। और आइडियल गैस कोई होती नहीं है। आपसे पूछा आइडियल गैस क्या होती है तो सिर्फ आप ये बोलोगे पीवी इक्वल टू एनआरटी, बस। आपसे पूछना आइडियल गैस क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कहते हैं जी पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस निकालने का फॉर्मूला। आपसे कोई फिर और पूछ ले कैसे निकाला, तो आप बोलोगे ये तीनों लॉ को हमने कंबाइन किया। इन कंबाइन करने के द्वारा, इनके थ्रू हमने क्या किया रहे, एक लॉ निकाला जिसका नाम था पीवी इक्वल टू एनआरटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, आगे थोड़ा से और इसको इलेबोरेट भी किया हुआ है, लेकिन रियल में कोई आइडियल गैस होती नहीं है। फिर कई बच्चों से क्यों पढ़ा है ना, जो चीज़ है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो पूरा एक चैप्टर है सिर्फ इस, जो भी अगर ऐसा कुछ होता तो वो ऐसा होता, बस ये है। अब जैसे कोई भी भगवान ऐसा होता, भगवान ऐसा देखा है? कभी नहीं देखा जी हमने, पर सोचते हैं, हम सब कुछ करते हैं कि भगवान ऐसा तो ठीक है, भगवान तो कुछ भी होता है, लेकिन हमारी श्रद्धा है। वैसे ही आइडियल गैस के प्रति हमारी श्रद्धा है कि आइडियल गैस होती तो ऐसा होता, आइडियल गैस होती तो ऐसा करते, आइडियल गैस होती तो वैसा करती, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जी। ठीक है जी, क्लियर हुई बात। फिर आगे देखो, इसको थोड़ा और एलेबोरेट करेंगे। कहता है पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। ये बात सबको पता चल गई। एन क्या होता है यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। मतलब गिवन मास, और दूसरा कौन सा होता है? मॉलिक्यूलर मास। कई बार ठीक है, समझना जी इस चीज़ को। कहता जी ठीक है आपकी बात। तो कहता क्या इस एन की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ? कर सकते ना? तो क्या बनेगा? पीवी इक्वल टू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, और क्या बनेगा? आर टी। बोलो क्या ही ठीक है? बोलो जी ठीक है ना ये बात। तो कहते जी ये हो जाएगा आपके पास पीवी इक्वल टू एम आर टी बाय एम हो जाएगा। कहते जी ठीक हो जाएगा। आप कहते हैं अगर मैं वी को नीचे ले आता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा? एम आर टी वी एम। क्या लिख सकता हूँ? एक बार है, अब थोड़ा ध्यान दो। एम मास बाय वॉल्यूम किसका फॉर्मूला होता है? डेंसिटी का। तो मास बाय वॉल्यूम किसका फॉर्मूला होता है? डेंसिटी का। तो क्या हम इसकी जगह डेंसिटी लिख सकते हैं? तो P इसके बराबर हुआ डी आर टी बाई एम। P इक्वल टू किसके बराबर होगा? डी आर टी बाई एम के होगा जी। ठीक है, अब आपको पेपर में टेम्परेचर दिया है, मॉलिक्यूलर मास दिया है, प्रेशर दिया है, तो क्या डेंसिटी निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। अगर खाली डी फॉर्मूला निकालें, डेंसिटी निकालें, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पी एम बाई आर टी। पी एम बाई आर टी एक फॉर्मूला ये बना जी आपके पास। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है फिर क्या बनेगा? डी आर टी बाई टी। एम के लिए जाएगा डी आर टी बाई। बोलिए क्या है वो? ठीक है, ठीक है। अब जो न्यूमेरिकल आएंगे वो देखो, एक तो न्यूमेरिकल इस पर आ सकता है, प्रेशर निकालना है, डेंसिटी वगैरह दिए तो डेंसिटी निकालने के लिए भी आ सकता है, मास निकालना आ सकता है। और एक फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला P1 V1 इक्वल टू T1 P2 V2 बाई T2। जैसे हमने कल किए थे ना, P1 V1 सेम, आपको प्रेशर दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ, टेम्परेचर दिया हुआ, एक वॉल्यूम निकालना होगा या टेम्परेचर या वॉल्यूम जो भी है, 5 चीज़ें दी होंगी, एक निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम आगे से ट्राई करते हैं। जैसे इसका न्यूमेरिकल लिखते हैं, लिखिए एट 25 डिग्री, at 25 degree and 760 mm of pressure। 25 डिग्री, मैं थोड़ा स्टेटमेंट यहाँ लिख देता हूँ जी। 25 डिग्री एंड 760 mm pressure a gas occupy 600 ml। gas occupy 600 ml। What will be its pressure? What will be
its pressure at height where temperature is, what will be its pressure at temperature 10 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री टेम्परेचर तो क्या होगा, and the volume of gas is 640 ml. Volume of gas is 640 ml. आपको 5 वैल्यू दिए हैं, एक निकालनी, और वो चेक करो क्या निकालनी है। करिए जी इसको सॉल्व।